नमस्कार, मैं आपके साथ अभिनव सिंह और आप देख रहे हैं द इंडिया हेडलाइंस। हरिद्वार में गायत्री परिवार मिशन के नाम से एक आश्रम चल रहा है, जिसके चीफ डॉक्टर प्रणव पांड्या के ऊपर एक बहुत ही संगीन इल्जाम लगा है। आपको बता दें, उनके ऊपर एक लड़की के साथ बार बार रेप करने का जो इल्जाम है वो लगाया गया है, जिसके संदर्भ में मेरे साथ डॉक्टर एपी सिंह मौजूद हैं। पूरा क्या मामला है, आइए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडिया हेडलाइंस में। एक बार फिर आप हमारे चैनल पर हैं रेप के मामले को लेकर। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगा और आप बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या है पूरा मामला। देखिए, डॉक्टर प्रणव पांड्या गायत्री मिशन परिवार संस्थान, जिसकी स्थापना परम पूजनीय गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने और उनकी धर्मपत्नी जी ने बड़ी मेहनत से, बड़ी तन्मयता से इस देश की अखंडता, एकता को बनाए रखने के लिए जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय को हटाने के लिए की थी। और भक्ति भाव से हरिद्वार, मथुरा कई उन्होंने संस्थान इस तरह से चलाए और खोले। और डॉक्टर प्रणव पांड्या उनके दामाद होने के कारण, इसके दामाद होने के कारण, कानूनी अधिकार से नहीं है, वो कानूनी अधिकार से उनका कोई हक नहीं, लेकिन दामाद होने के अधिकार से वो इसके प्रमुख बने, स्वघोषित प्रमुख बने। और उसके बाद उसी दौरान में एक लड़की, क्योंकि वहाँ लड़कियां भी रहती थी, महिलाएं भी रहती थी, पुरुष भी रहते थे, और शिक्षण का काम भी होता था, विश्वविद्यालय का काम भी होता था, धार्मिक काम भी होता था, धर्म की बहुत व्याख्या की जाती थी और सत्संग वगैरह वहाँ होते रहते थे। तो उस दौरान छत्तीसगढ़, उनके पूरे प्रदेश से लोग पहुँचते, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से पहुँचते वहाँ। छत्तीसगढ़ की एक नाबालिग लड़की थी, वो वहाँ सेवा कार्य के लिए लगाई गई। फिर सेवा कार्य से वो आगे उसका प्रमोशन हुआ, फिर वो रसोई सेवा में चली गई, प्रणव पांड्या जी की रसोई सेवा में चली गई। वहाँ उस दौरान रसोई सेवा में के दौरान ही उन्होंने उसको, वहाँ एक बार ऐसा अवसर आया जब वो चाय देने गई तो उसको पकड़ लिया, उसके साथ बलात्कार किया। नाबालिग थी, हथुआ विरोध किया उसने, किसी तरह से बची। फिर दोबारा भी उन्होंने किया। फिर उसके बाद लड़की ने डॉक्टर प्रणव पांड्या की धर्मपत्नी डॉक्टर शैल जी हैं, उनसे कहा, उनसे इस बात की शिकायत की, तो उन्होंने उसे उल्टा डरा धमका दिया कि नहीं, ऐसा आरोप, तेरा आरोप नहीं चलेगा, तू ये चला रही है, तू ये बोल रही है, और कोई बात नहीं, यहाँ तो ऐसा होता रहता। तो क्या कर लिया उन्होंने, ऐसा कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, चल तेरा इलाज करा देते हैं। ब्लीडिंग हो रही थी उसको, तो ब्लीडिंग वगैरह के उसका इलाज कराया, लेकिन वो सही नहीं हुई। उसके बाद वो, उसके जो गाँव के और लोग थे, उसके बाद वो छत्तीसगढ़ वापस चली गई। वहाँ उसका इलाज चला काफ़ी समय तक। उसके फादर एक्सपायर हो चुके थे, मदर हैं और भाई हैं, ये सब हैं उसके परिवार में। तो जब नहीं उसे वहाँ संभला, और फिर वहाँ भी ये लोग, इन्होंने भेज कीने लगा वो वहाँ कानूनी कार्रवाई करें, तो धमकी देना, डराना। तब उसने वापस, उसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन को शिकायत की। उस आधार पर थाना विवेक विहार में 0 FIR रजिस्टर्ड हुई, और 0 FIR को बाद में कंसर्न पुलिस स्टेशन कोतवाली थाना हरिद्वार में ट्रांसफर कर दिया गया। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि जिनके नाम के पीछे डॉक्टर लगा हुआ है, तो यानी कि लाजमी है एक बहुत ही पढ़े लिखे वो पुरुष हैं, आश्रम चला रहे हैं। आश्रम का मतलब मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि शांतिपीठ आश्रम वो चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानता हूं कि सीधा भगवान से जुड़ी हुई, आस्था से जुड़ी हुई वो एक जो आश्रम है उसके प्रमुख हैं। तो इस घिनौने जुर्म को उन्होंने क्या सोचकर किया, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब देखिए, ये तो उनकी कैसी मानसिकता है। निश्चित रूप से शांति कुंज आश्रम, शांति कुंज परिवार पंडित श्री राम शर्मा गुरुदेव जी का, आचार्य जी का बनाया हुआ बहुत प्रतिष्ठित है और बहुत मजबूती देने वाला, लेकिन उसमें ऐसा कृत्य करके, ऐसा घिनौना कृत्य करके उन्होंने उसको दागदार किया है। उसकी अस्मिता, उसके मान सम्मान को जरूर ठेस पहुंचाई है। और उन्हें किस, एक बार गलती हो, 2 बार गलती हो, फिर गलती ऐसी कैसे, एक बेटी के समान, एक बेटी के समान, पोती के समान लड़की के साथ ऐसा जघन्य कार्य किया, और उसको कार्य करने के बाद डराया, धमकाया, दबाया, और उसको ख़त्म करने के बाद। और इससे बड़ी बात बता रहा हूँ, जब वो लड़की 164 में मैं हरिद्वार गया, उसको कोई FIR वहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद कोई सुरक्षा नहीं दी गई, कोई केस ट्रांसफ़र की बात नहीं कही, कोई उसके गवाहों को सुरक्षा नहीं दी गई। उल्टे जब हम 164 का बयान उसका दर्ज करा के आए हैं, 161 का बयान दर्ज करा के आए हैं हरिद्वार में IO के सामने और कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने, और हमने एप्लीकेशन मूव की कि मुझे शक था, क्योंकि प्रणव पांड्या धन बल, जनबल, बाहुबल के आधार पर कुछ भी करा सकते थे उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ उनके यहाँ मुख्यमंत्री का आना जाना, राजनीतिक
लगा रहे हैं। राजनीतिक वोट बैंक होती है, तो राजनेता लोग, सत्ता पर बैठे लोग ऐसे उसमें रहते हैं और ये लोग उनके उसमें शरण में रहते हैं। देश में आप देख रहे हैं जिस तरह से धर्म का ध्रुवीकरण हो रहा है, इस आधार पर तो वहाँ उस लड़की ने 164 के बयान के बाद जब ये बात आई तो जो गायत्री मिशन परिवार संस्थान के मीडिया प्रभारी प्रवक्ता थे, जो प्रवक्ता थे, उनकी बात भी आई कि उन्हें भी पता था, उनको भी बता दिया था। तब उन्होंने कहा हाँ मैंने तो कहा था, मैंने गलत विरोध किया था इसका। तो इसके बाद जैसे उन्हें पता चला अगले दिन उनकी भी हत्या कर दी गई। अगले दिन कहीं गायत्री मिशन परिवार में, उनका नाम राजेंद्र नाथ, उनका नाम है राजेंद्र नाथ, जो गायत्री मिशन परिवार के प्रवक्ता थे, मीडिया प्रभारी थे, उनकी भी अगले दिन हत्या कर दी गई। आपके अनुसार किसने करवाई हत्या? वो अब जो जिसको नुकसान हो रहा है, जो व्यक्ति स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, क्योंकि धार्मिक में है, धार्मिक धर्म संस्था से जुड़ा हुआ, पत्नी उसकी रह रही है, परिवार है, आर्थिक स्थिति की कोई समस्या नहीं है, पत्नी उसकी जाती है यज्ञ पूजन के लिए सुबह, अब पति को छोड़ के जाती, पति नहा धो के आ रहे हैं वापस पीछे से, और उसके बीच में जो लौट के आती तो वहां वो पहुंचे नहीं और उनका फांसी का फंदा बना लटका है। इसका क्या अर्थ हुआ? और उनका लास्ट मैसेज था, उसमें था मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। इसका मतलब कोई उन पर ऐसा दबाव दे रहा था कि आपने किसी कुछ बताया तो नहीं, किसी कुछ पता तो नहीं चला, तुमने तो कुछ नहीं बताया। इसका मतलब वो आई विटनेस थे घटना के, उनके सामने लड़की भागी होगी, निकली होगी, ऐसा हुआ होगा, वो आई विटनेस थे। जब आई विटनेस थे घटना के तो उनके साथ ऐसा इसलिए कराया गया, वो आगे न बोल दें, आगे इन्वेस्टिगेशन हो, वहां न पूछते। दूसरी बात, वहां उसके बाद डॉक्टर प्रणब पांड्या और उनकी पत्नी ने उत्तरांचल हाईकोर्ट में पिटीशन मूव की इसी केस से संबंधित। देखिए बड़ी विडंबना, न्यायपालिका की विडंबना कहिए, पुलिस की विडंबना कहिए, सिस्टम की विडंबना कहिए, बिना 161 के बयान, बिना 164 के बयान हुए इंटर्म रिलीफ देगी, अरेस्ट से उन्हें छूट दे दी गई, कोई लड़की की गिरफ्तार सुरक्षा नहीं दी गई, कोई गवाहों की सुरक्षा नहीं दी, गवाह मर रहे हैं और वो कोर्ट के आदेश का मिसयूज कर रहे हैं, पूरी तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। गवाहों की हत्या हो रही है, मिसयूज हो रहा है उसकी सुरक्षा। सर आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे लड़की के साथ जो अपराध हुआ, जो घिनौना जुर्म हुआ, वो हरिद्वार में हुआ, लेकिन हरिद्वार में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया। छत्तीसगढ़ की वो लड़की खुद थी, वहां पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। दिल्ली में आकर ये मामला उस लड़की के द्वारा दर्ज कराया गया। तो क्या यहाँ पर लड़की के कोई रिश्तेदार या इस तरह का कोई सपोर्ट उसे था? उसके रिश्तेदार यहाँ थे और वहां दर्ज नहीं किया। हरिद्वार में कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता, सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। सत्ता बल होता है ना, सत्ता बल बहुत बड़ी चीज होता है। उसके नीचे आपने देखा ना, सत्ता की कुर्सी के नीचे क्या क्या पड़ा रहता है, उन्हीं में से एक ये थी। तो वहां दर्ज नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ दर्ज हुआ, कानूनी नियमों के तहत दर्ज हुआ और पॉक्सो अट्रैक्ट होनी चाहिए उसमें, और FIR दर्ज हुई। उसके बाद जब उन्होंने लगाई वहाँ उत्तरांचल हाईकोर्ट नैनीताल, फिर मैं नैनीताल हाईकोर्ट भी गया, वहाँ लड़की की तरफ से रिजॉइंडर काउंटर एफिडेविट फाइल किया, उसमें वो सारी बातें लिखी गई। क्योंकि लगातार टाइम बीतता जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही थी, उल्टा लड़की, उसके परिवार वालों को, लड़की के भाई को ही उन्होंने उठवा के अपने पास रखवा लिया। फादर नहीं थे, ताऊ को अपने पास उठवा के बैठा लिया। धनबल, जनबल, बाहुबल, सत्ता बल, राजनीति बल, ये बहुत बड़े बल हैं। सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जब इतना घिनौना जुर्म का जो इल्जाम है वो डॉक्टर प्रणब पांडे पर लगाया गया था और वो जो मीडिया प्रभारी आप बता रहे हैं उनकी हत्या हो गई, तो सर आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि उनको सुरक्षा नहीं दी गई और प्रशासन इस चीज के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई? बिल्कुल, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। और इतना ही नहीं, जो लड़की की मदद करने को कह देता, जो मदद करने का इच्छुक हो जाता, उनके छत्तीसगढ़ के लोग, उनके वहां के पुराने परिचित लोग, उनसे आवास खाली कराना, उनके परिवार वालों को बाहर भगाना, उनके परिवार वालों को बाहर निकलने नहीं देना, मारपीट करना, डराना, धमकाना, झूठे केस में फंसाने की धमकी देना, उसको धमकी देना, उसकी मां को धमकी देना, जो उसको कानूनी रूप से सहायता प्रदान करने का आश्वासन दे देते, क्योंकि लड़की है, जो कानूनी सहायता देने की बात कर देते, उनको टॉर्चर, उनका हरेसमेंट, उनको सामाजिक दबाव, राजनीतिक दबाव, पुलिस का दबाव, सबके दबाव के द्वारा उन्हें इस तरह प्रेरित करना कि ये कंप्रोमाइज करे, ये मुकदमा वापस ले, ये सरेंडर हो। फिर वहां भी धन का भी प्रभाव, धन का भी प्रयोग किया जा रहा था, जन का भी प्रयोग किया। पहले भी बता चुके हैं कि इतने बड़े मामले के बाद भी डॉक्टर प्रणब पांडे को अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन आपके तजुर्बे के आधार पर
क्यों उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, उनको क्यों एकदम मतलब रिलीफ दे दिया ये गया? सवाल भी मीडिया को समझना चाहिए। कहाँ तो एक तरफ सीधे पहले उठा के गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर आगे की प्रोसीडिंग की जाती है, और उन्हें अवसर दिया जा रहा है कि आप ये पिटीशन लगा लो, हाई कोर्ट में लगा लो, इनसे फोन करा लो, इनका प्रयोग करा लो। तो इसका मतलब अपराध का कैटेगरिकल बना दिया। आईपीसी की फिर जरूरत नहीं रह जाती है, फिर तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का मजाक बनाया जा रहा है, फिर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों, संविधान निर्मात्री कानून जो संस्था थी उसका मजाक बनाया जा रहा है। अमीर के लिए आईपीसी अलग है, गरीब के लिए आईपीसी अलग अलग है। राजनीति में जो प्रयोग, सत्ता का प्रयोग करता है, जो धन वाला है, जन वाला है, बाहुबल है, जिसके पास सब कुछ है, उसके लिए आईपीसी अलग हो जाती है, सीआरपीसी अलग हो जाती है, कोर्ट प्रोसीडिंग अलग हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन अलग हो जाती है। उसके लिए सीबीआई की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका केस क्यों नहीं ट्रांसफर होना चाहिए? उत्तरांचल से चंडीगढ़ हो, कहीं हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, कहीं हो। आपसे मैं आप पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर प्रणव पांडे की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, प्रणव पांड्या पूरी तरह से उसको दबाव में ले रहे हैं, और मुझे कोई इसमें कहते में शक नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है, उस पर किसी तरह का दबाव दिया जा सकता है। देखिए, 164 के बयान हो चुके हैं, डॉक्टर प्रणव पांड्या की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी पत्नी की गिरफ्तारी होना चाहिए, 161 के बयान हो चुके हैं, कोर्ट में केस लगता है, उत्तराखंड हाईकोर्ट में केस लगता है, अगले दिन की डेट होती है, मैं पहुंचता हूं वहां और केस डिलीट हो जाता है, नहीं लगा है, फिर 2 दिन इंतजार करते हैं, 3 नहीं लगता। कोर्ट के बार बार कहने के बाद हरिद्वार पुलिस स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट उत्तराखंड में नहीं दाखिल करती है। नैनीताल हाईकोर्ट की अवज्ञा हो रही है, अवहेलना हो रही है। हाईकोर्ट बार बार कहती है कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करो, स्टेटस रिपोर्ट नहीं आती। इसका मतलब पेंडिंग डिले टैक्टिस, न्याय देने में देरी करना, ये डिले टैक्टिस है। डिले टैक्टिस के द्वारा बचाने का प्रयास है, और एक ऐसे अपराध में जो कि जघन्य अपराध है। कहाँ लोग महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं, आधी आबादी की सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और एक नाबालिग लड़की एक आश्रम के अंदर जहाँ भक्ति भाव का वातावरण है, भक्ति की शक्ति की बात की जाती है, जहाँ धर्म की बात की जाती है, जहाँ संस्कार बनाने की बात की जाती है, जहाँ संस्कार निर्माण की ठेकेदारी की जाती है, जो कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बनाए हुए महान, उसका इतिहास देखिए, उनका इतिहास देखिए, माता जी का उनका त्याग देखिए, बलिदान देखिए, तपस्या देखिए, इस देश के प्रति देखिए समर्पण, और उस सब की धज्जियां उड़ाई जा रही है वह पूरी तरह से। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हालांकि उस सवाल का इस केस से सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन जब मैं निर्भया केस कवर कर रहा था और दुनिया के हिसाब से निर्भया को इंसाफ मिल गया, लेकिन आप कहते हैं कि आपके हिसाब से वो न्याय नहीं था, आपने मुझे बताया कई मर्तबा। तो सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा, उस केस में आपने मुझे कई बार बोला गया कि बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां और रात को 9-9 बजे घूमने वाली, अब ये लड़की तो आश्रम में रहती थी, कोई बॉयफ्रेंड इसका नहीं था, फिर भी हमारे देश की दुर्भाग्यता आप देखिए कि इस लड़की के साथ रेप हुआ। हाँ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं कि वहां नहीं सुरक्षित, वहां सुरक्षित हैं, लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये बात सामने आनी चाहिए। धर्म के क्षेत्र, धर्म स्थल, धार्मिक स्त्री, एक तो हरिद्वार वैसे धर्म स्थली है, पूजनीय है, महाकुंभ होते हैं, साधु संतों के आश्रम हैं, पवित्र नदी गंगा बह रही है, निर्मल गंगा बह रही है। तो मानते हैं कि हमारे देश में लड़कियां अभी सुरक्षित नहीं है? नहीं, लड़कियां अभी बहुत % तक सुरक्षित नहीं है। मैं ये भी कहता हूं कि लड़कियां दुरुपयोग भी करती हैं रेप लॉ का, लेकिन लड़कियों के साथ रेप होते भी हैं, दोनों बातें हैं। इसे ये नहीं कहा जा सकता कि किसी लड़की के साथ इस देश में रेप होता ही नहीं है, या ये भी नहीं कहा जा सकता हर एक लड़की का रेप का केस बनाया हुआ पूरी तरह से सत्य भी है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यही देखना है कि जब इसमें 164 के बयान दे रही है, जब उसके मेडिकल रिपोर्ट हैं, जब उसके वहां के गवाह हैं, साक्ष्य हैं, तो इसको मानना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह, जिन्होंने पूरे मामले की जानकारी हम तक पहुंचाई, और इस गायत्री परिवार आश्रम मामले में हम एक अपडेट, इससे जुड़ी हर तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, नीचे कमेंट करें और देखते रहें द इंडिया हेडलाइंस।